तो कहानी की शुरुआत में हम फिल्म के मेजर प्रोटैगनिस्ट ताकाकुरा से मिलते हैं। ताकाकुरा एक सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा है जो बताता है कि वो असल में बहुत ही उसूलों वाला किलर है। जी हाँ, ये सीरियल किलर जिसने 8 से ज्यादा लोगों को मारा है वो कह रहा है कि उसके अंदर उसूल हैं। खैर, यहाँ ताकाकुरा इस किलर की मानसिक स्थिति पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, किलर यहाँ से भाग निकलता है। ताकाकुरा और उसका साथी नोगामी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किलर एक लड़की को हॉस्टेज बना लेता है। ताकाकुरा यहाँ उसके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, सेइंग कि उसके उसूल उसे किसी औरत को मारने की इजाजत कैसे दे सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली किलर उस औरत को मार डालता है और डिटेक्टिव पर भी हमला कर देता है। इसके बाद पुलिस इस किलर को मार गिराती है। हादसे में डिटेक्टिव ताकाकुरा की जान तो बच जाती है, लेकिन वो काफी जख्मी हो जाते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अब हम ताकाकुरा और उसकी वाइफ यासुको से मिलते हैं, जो किसी नए घर में शिफ्ट हुए हैं ताकि अपनी नई लाइफ शुरू कर सके। इंजरी के बाद ताकाकुरा अब पुलिस की नौकरी छोड़ चुका है और वो यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। हम नोटिस करते हैं कि ताकाकुरा और उसकी वाइफ के बीच माहौल कुछ सही नहीं है, क्योंकि ताकाकुरा हमेशा से क्राइम में बहुत इंटरेस्टेड रहा है। देखा जाए तो अब भी यूनिवर्सिटी में वो किसी न किसी केस में दिलचस्पी लेता रहता था। नए घर के पहले दिन ताकाकुरा और यासुको अपने नेबर्स से मिलने जाते हैं ताकि उनसे जान पहचान बना सके, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि पड़ोस वाले लोग उतना सोशल नहीं है। जब वो अपने पड़ोस के दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता और वो वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ताकाकुरा को यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहाँ वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि सीरियल किलर्स 3 तरह के होते हैं। एक वो जो हमेशा किसी पैटर्न में मर्डर्स करते हैं, तो दूसरे वो जो रैंडमली लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक तीसरे तरह का किलर होता है जो कभी रैंडम किलिंग्स करते हैं तो कभी पैटर्न में। ताकाकुरा के अनुसार ऐसे किलर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस इंटेंस क्लास के बाद ताकाकुरा अपने कलीग के साथ कुछ पुराने सीरियल किलिंग केसेस पे रिसर्च कर रहा होता है, जब उसे यूनिवर्सिटी लिस्टिंग्स में एक 6 साल पुराना केस दिखाई देता है। ये केस किसी होंडा फैमिली के बारे में था। 6 साल पहले इस परिवार के 3 लोग गायब हो गए थे और उस समय इस फैमिली की बेटी स्कूल एक्सकर्जन पर बाहर गई हुई थी, इसलिए सिर्फ उससे पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन उसे इस अपने परिवार के गायब होने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस लड़की को अनफिट साबित कर दिया गया और होंडा फैमिली का राज कभी बाहर नहीं आया। खैर, प्रेजेंट टाइम में ताकाकुरा इस केस में वापस इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। वो अपने कलीग को बताता है कि ये केस 6 साल पहले उसी के यूनिट के अंदर आया था, लेकिन वो इस केस का इंचार्ज नहीं था, अतः उसे आज भी नहीं मालूम कि होंडा फैमिली का केस क्यों बंद हुआ था। इंटरेस्टेड होकर ताकाकुरा होंडा फैमिली के घर की तरफ भी जाता है, लेकिन बाहर से ही वापस आ जाता है। उधर ताकाकुरा की वाइफ यासुको वापस गिफ्ट लेकर पड़ोस में निकलती है, जहां वो अपनी पड़ोसी निशिनो से मिलती है। यासुको बताती है कि वो अभी अभी पड़ोस में आई है और उनसे जान पहचान बनाना चाहती है, लेकिन निशिनो यहाँ काफी अजीब व्यवहार करता है। ये बात यासुको को थोड़ा परेशान करता है। अब उस इवनिंग यासुको निशिनो के बारे में ताकाकुरा को बताती है, लेकिन ताकाकुरा ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर, अगले दिन यूनिवर्सिटी में ताकाकुरा से मिलने उसका साथी डिटेक्टिव नोगामी आता है। नोगामी ताकाकुरा को बताता है कि उसे मालूम है कि वो कल होंडा फैमिली के घर गया था और ये कि वो इस केस में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। यहाँ ताकाकुरा बताता है कि उसने रिकॉर्ड्स में देखा है कि इस केस में लापता हुए होंडा फैमिली को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि पुलिस के हाथ कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं लगा था। नोगामी कहता है कि असल में होंडा फैमिली की बेटी तब पूछताछ करने की हालत में नहीं थी। पुलिस ने उस वक्त साइकोमेट्रिक टेस्ट भी नहीं किया और बाद में इसी कारण केस को दबा दिया गया। यहाँ नोगामी और ताकाकुरा फैसला करते हैं कि वो दोनों वापस से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि ये सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड्स होगा। इसके लिए वो वापस से होंडा फैमिली के आखिरी सर्वाइविंग मेंबर उनकी बेटी साकी को ढूंढने का फैसला करते हैं, जिसने आखिरी बार अपनी फैमिली को देखा था। तो बस क्या था, ताकाकुरा और नोगामी वापस से होंडा फैमिली के घर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें साकी मौजूद मिलती है। ये लोग उसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकी साफ साफ मना कर देती है। ऐसे में ताकाकुरा साकी को अपना डिटेल्स दे देता है, सेइंग कि वो चाहे तो कभी भी उसे कांटेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ हम यासुको को देखते हैं, जो घर के बाहर गार्डनिंग कर रही होती है, जब उसका पेट डॉग मैक्स निशिनो पर हमला कर देता है। यासुको उसे संभालती है और निशिनो से माफी भी मांगती है। यहाँ निशिनो भी कल के व्यवहार के लिए यासुको से माफी मांगता है और उसे अपनी बेटी मियो से मिलवाता है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। निशिनो बताता है कि वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ यहाँ रहता है, लेकिन जब यासुको वाइफ से मिलने की बात करती है तो निशिनो एकदम से नाराज हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। अब उस इवनिंग जब ताकाकुरा वापस घर आता है तो निशिनो उसे यासुको को लेकर कन्फ्रंट करता है, सेइंग कि उसकी बीवी दूसरों के मामले में इंटरफेयर करती है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। ताकाकुरा को निशिनो की बातें अजीब लगती है और वो उससे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। नाउ यूनिवर्सिटी में साकी ताकाकुरा से मिलने आती है और कहती है कि उसे 6 साल
पहले के हादसों के बारे में कुछ कुछ बातें याद आने लगी है, लेकिन वो पुलिस के मामले में फिर से पड़ना नहीं चाहती। इस पर ताकाकुरा साकी को आश्वासन देता है कि वो सिर्फ हॉबी के तहत उसका केस इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, यहाँ पुलिस का कोई एंगल नहीं है। ये सुनकर साकी बताती है कि गायब होने के कुछ दिन पहले उसके माता पिता और भाई कुछ अजीब व्यवहार कर रहे थे। वो कहती है कि उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा था, इसीलिए अक्सर कर्जदारों के फोन आते रहते थे, लेकिन घटना से कुछ दिन पहले उसने अपनी माँ को एक आदमी से फोन पर बात करते देखा था। यह आदमी कुछ अलग था क्योंकि उसकी माँ उससे मुस्कुरा कर बात कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो उस आदमी के कंट्रोल में है। यही नहीं, साकी का कहना था कि उसके पिता और भाई भी कहीं ना कहीं इस आदमी को जानते थे और उसे लगता है कि इस आदमी का उनके डिसअपीयरेंस में हाथ है। साकी आगे बताती है कि उसे एक आदमी पे शक भी था जो उसे उसके पड़ोसी वाले घर से झांका करता था, मतलब ताक झांक। पड़ोस के घर में एक ऊंचे पॉइंट पर एक गार्डन था जहां से यह आदमी साकी के कमरे में झांकता था। यहाँ ताकाकुरा और नोगामी साकी को बताते हैं कि होंडा के पड़ोस में किसी नजुको फैमिली का घर हुआ करता था और उनको शक है कि इसी नजुको फैमिली में से कोई होंडा फैमिली के गायब होने में शामिल है। पैरेलली हम यासुको को देखते हैं जो निशिनो और मियो के लिए खाना लेकर जाती है। निशिनो इस बार यासुको को घर में इनवाइट करता है, सेइंग कि वो उसे अपनी बीवी से मिलवाना चाहता है। जब यासुको घर के अंदर जाती है तो निशिनो मियो से भी यही बात कहता है कि यासुको तुम्हारी मॉम से मिलने आई है, लेकिन मियो इस बात से काफी घबरा जाती है और घर के अंदर कहीं छिप जाती है। अब तक यासुको काफी अनकंफर्टेबल हो चुकी थी और वो बहाना बनाकर वापस चली जाती है, लेकिन जाने से पहले निशिनो यासुको से कहता है कि असल में उसकी बीवी बहुत बीमार है, वो एक तरह से डिप्रेशन में है जिसके कारण मियो इतना अजीब व्यवहार करती है। वो यासुको से रिक्वेस्ट करता है कि अगली बार वो उसकी बीवी से जरूर मिले। इसके बाद यासुको यहाँ से चली जाती है। अब उस शाम जब ताकाकुरा वापस घर लौटता है तो वो अपने घर में निशिनो और मियो को पाता है। यासुको बताती है कि उसने इन दोनों को इनवाइट किया है और वो मियो को खाना बनाना सिखा रही है। ये सभी लोग साथ में खाना खाते हैं जहाँ ताकाकुरा के पीछे में निशिनो कुछ अजीब बातें करता है, लाइक कि ताकाकुरा काफी हैंडसम है और कई लड़कियां उसे पसंद करती होंगी। ताकाकुरा निशिनो से उसके काम के बारे में पूछता है और निशिनो कहता है कि वो अपनी बेटी और बीवी के सामने अपनी काम की बातें नहीं करता। यहाँ एक बार फिर ताकाकुरा को निशिनो का व्यवहार अजीब लगता है और यासुको को वार्न करता है कि उसे यह आदमी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यासुको कहीं ना कहीं निशिनो को भला आदमी मानने लगी थी और वो ताकाकुरा की बातों को सिरे से खारिज कर देती है। अगले दिन हम नोगामी को देखते हैं जो एक बार फिर होंडा फैमिली के घर की जांच पड़ताल करने आता है। इस बार वो घर के अंदर दाखिल होता है और उसे एक अलमारी में प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं जिसमें कुछ 5 लोगों की लाश छिपाई गई थी। ये खबर तुरंत पुलिस को दी जाती है और फोरेंसिक जांच से पता चलता है कि ये 5 लोग में से 3 होंडा फैमिली के थे जो साकी के माँ बाप और उसके भाई थे, जबकि बाकी दोनों साकी के पड़ोस की फैमिली नजुको की थी। यहाँ नोगामी रिपोर्ट्स पढ़ता है और ताकाकुरा को बताता है कि उसने पता किया है कि नजुको होंडा फैमिली के गायब होने के काफी पहले ही ऑफिस आना छोड़ दिए थे। इसका मतलब है कि नजुको फैमिली होंडा फैमिली के गायब होने से पहले ही गायब थी एंड कोई और नजुको की आइडेंटिटी चुरा कर उस घर में रह रहा था। हो न हो वही आदमी होंडा फैमिली और नजुको फैमिली दोनों का किलर है। दूसरी तरफ यासुको को पार्क में फिर निशिनो मिलता है जो उसके करीब आने की कोशिश करता है और उसे पूछता है कि उसके और ताकाकुरा के बीच यासुको को कौन ज्यादा पसंद है। ऑब्वियसली यासुको इस बात से काफी परेशान हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती। उस शाम जब ताकाकुरा यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा होता है तब उसे घर के बाहर मियो दिखती है जो बहुत डरी हुई हालत में लग रही थी। मियो ताकाकुरा को बताती है कि निशिनो उसका बाप नहीं है बल्कि कोई अनजान आदमी है जिसे वो नहीं जानती। तभी यहाँ निशिनो आ जाता है और मियो वापस घर के अंदर चली जाती है। ना घर पे ताकाकुरा को यासुको परेशान दिखती है लेकिन पूछने पे वो कोई जवाब नहीं देती। वो एक पॉइंट पे किसी को छुपकर कॉल भी करती है और जब ताकाकुरा उससे इस बारे में पूछता है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है। इस सब के बीच ताकाकुरा का शक निशिनो पे बढ़ने लगता है। वो अगले दिन अपने दूसरे पड़ोसी मिसेस नोहारा से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि वो निशिनो के बारे में क्या जानती है, लेकिन नोहारा कुछ ज्यादा बता नहीं पाती एक्सेप्ट ये कि निशिनो बहुत अजीब आदमी है और नॉर्मल होने का सिर्फ नाटक करता है। हम देखते हैं कि अगले दिन ताकाकुरा मॉर्निंग वॉक पे होता है जो वो एक बहुत अजीब बात नोटिस करता है। वो देखता है कि निशिनो का घर ऐसे पॉइंट पे है जहां वो आसानी से ताकाकुरा के घर पे नजर रख सकता है, ठीक वैसे ही जैसे साकी ने बताया था कि उसका पड़ोसी उस पे नजर रख रहा था। वो इस बारे में अपने दोस्त नोगामी के साथ बात करता है और उसे निशिनो के बारे में पता लगाने कहता है। जब नोगामी निशिनो का बैकग्राउंड चेक करता है उसे मालूम होता है कि असल में निशिनो कोई और ही बंदा है और ताकाकुरा का पड़ोसी वो आदमी उसकी आइडेंटिटी चुरा कर रह रहा है। इस बारे में और जानने के लिए नोगामी निशिनो के घर आता है और निशिनो उसे अंदर इनवाइट करता है। घर के अंदर निशिनो नोगामी को इंतजार करने कहकर कहीं गायब हो जाता है। जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आता तो नोगामी खुद अंदर जाता है। उसे घर के अंदर कुछ अजीब लंबे रास्ते मिलते हैं जो किसी तहखाने की तरफ जा रहे थे। बाहर हम ताकाकुरा को देखते हैं जो अचानक देखता है कि मिसेस नोहारा के घर पर आग लग गई है। वो मदद बुलाने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें बचा नहीं पाता। इस पॉइंट पे ताकाकुरा नोटिस करता है कि इतने बड़े हादसे के बीच निशिनो अपने घर में आराम से बैठा टीवी देख रहा था। खैर अगले दिन फायर एक्सीडेंट के सिलसिले में पुलिस ताकाकुरा से बात करने आती है और उसे बताती है कि आग लगने से सिर्फ मिसेस नोहारा ही नहीं
बल्कि डिटेक्टिव नोगामी भी मारा गया है। पुलिस को नहीं मालूम कि वो उस वक्त मिसेस नोहारा के घर में क्या कर रहा था। अब नोगामी के मौत की खबर सुनकर ताकाकुरा का शक तुरंत निशिनो पे जाता है, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं सुनता। गुस्से में ताकाकुरा साकी से मिलने जाता है और उसे निशिनो की तस्वीर दिखाता है। वो साकी पे जोर डालता है और उससे पूछता है क्या निशिनो वही आदमी है जो 6 साल पहले उस पर नजर रख रहा था, लेकिन साकी यहाँ कुछ भी नहीं बता पाती और वहां से चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि यासुको और निशिनो बात कर रहे होते हैं। यहाँ यासुको कुछ परेशान लग रही होती है और निशिनो उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। ऐसा लगता है कि निशिनो उस पर किसी बात के लिए दबाव डाल रहा था। वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी करता है, लेकिन यासुको वहां से किसी तरह निकल जाती है। घर वापस पहुंचकर हम यासुको को और भी बुरी हालत में देखते हैं, जहां वो बदहवास स्थिति में लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम निशिनो के घर के अंदर का माहौल पहली बार ठीक से देखते हैं। हम देखते हैं कि उस अंधेरे तहखाने में कुछ लाशें पड़ी हैं, जिन्हें मियो प्लास्टिक बैग्स में बांध रही है। एक कोने में हम एक औरत को देखते हैं जो काफी नशे में थी। ये औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ थी। इस पॉइंट पे यहाँ निशिनो आ जाता है और मियो से पूछती है कि क्या उसने उसके पिता और भाई को मार डाला है, लेकिन निशिनो बात बदल देता है। मियो यहाँ निशिनो को अपनी माँ को कोई इंजेक्शन देने कहती है, सेइंग कि उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन निशिनो साफ मना कर देता है। निशिनो के जाने के बाद मियो खुद ड्रॉर से एक इंजेक्शन निकालती है और अपनी माँ को दे देती है। मियो की माँ यहाँ कुछ पल के लिए होश में आती है और मियो से पूछती है कि उसके पिता कहाँ हैं, लेकिन मियो कुछ कह नहीं पाती। नाउ जब निशिनो वापस बेसमेंट में पहुंचता है तो मियो की माँ उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन नशे की हालत में खुद को वो संभाल नहीं पाती। ऐसे में निशिनो उसे मार डालता है। नाउ उनकी लाश को ठिकाने लगाने का काम वो मियो को देता है, लेकिन मियो कहती है कि वो अकेले ये नहीं कर पाएगी। उसकी मदद करने के लिए निशिनो यासुको को बुलाता है। हम यहाँ पहली बार नोटिस करते हैं कि यासुको के हाथों पर इंजेक्शन के कई निशान हैं, मीनिंग कि निशिनो उसे भी ऐसे ही कंट्रोल कर रहा है। जब यासुको बेसमेंट के अंदर आती है तो वो मियो की माँ की लाश देखकर शॉक्ड रह जाती है। यहाँ निशिनो और मियो बहुत अजीब व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और उसे अब इस लाश को ठिकाने लगाने में उनकी मदद करनी होगी। सरप्राइजिंगली यासुको प्रोटेस्ट नहीं कर पाती और इस बात के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम ताकाकुरा को देखते हैं, जिसे घर में यासुको नहीं मिलती। वो बहुत परेशान हो जाता है और इधर उधर उसे ढूंढने लगता है। तभी मियो उसके घर आती है और उसे डरा हुआ देख ताकाकुरा सब समझ जाता है। वो उसे पुलिस को फोन लगाने कहता है, लेकिन तब तक निशिनो उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच चुका था। ताकाकुरा निशिनो को कन्फ्रंट करता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। सरप्राइजिंगली यहाँ यासुको आती है जो ताकाकुरा से कहने लगती है कि निशिनो की कोई गलती नहीं है। अब तक पुलिस भी यहाँ आ चुकी थी, लेकिन वो लोग ताकाकुरा को ही अरेस्ट करके ले जाते हैं। ना पुलिस स्टेशन में ताकाकुरा सारा माजरा उसी डिटेक्टिव को बताता है जिसने हाल ही में नोगामी के मौत की खबर उसे दी थी। डिटेक्टिव बताता है कि असल में नोगामी के ऊपर बहुत कर्ज था, इसलिए वो उस दिन ताकाकुरा से मिलने गया था और गुस्से में आकर उसने नोहारा के घर में घुसकर आग लगा दिया। लेकिन ताकाकुरा इस बात पर यकीन नहीं करता और पुलिस को नोगामी का कंप्यूटर चेक करने बोलता है। डिटेक्टिव को वाकई में नोगामी के कंप्यूटर में निशिनो के बारे में रिपोर्ट मिलती है और वो ताकाकुरा के साथ तुरंत निशिनो को अरेस्ट करने निकल जाते हैं। निशिनो के घर पे पहुंचकर डिटेक्टिव उसके तहखाने में पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन निशिनो उससे पहले ही उसे मार डालता है। अब तक ताकाकुरा भी यहाँ पहुंच चुका था। निशिनो उस पर भी गन तान देता है। यासुको तो निशिनो के द्वारा दिए गए इंजेक्शन के नशे में थी और ताकाकुरा के लाख समझाने पर भी उसकी बात नहीं समझ पाती। इंस्टेड वो ताकाकुरा को भी वो इंजेक्शन लगा देती है। तो नेक्स्ट सीन में हम ताकाकुरा, यासुको, मियो और निशिनो सभी को एक साथ देखते हैं, जहां निशिनो तय करता है कि वो लोग किसी नए घर में जाएंगे और एज ए फैमिली रहेंगे। यहाँ क्लियरली ताकाकुरा और यासुको दोनों ड्रग्ड हालत में थे। अगले दिन निशिनो सभी को एक नए शहर में ले जाता है और बताता है कि वो लोग धीरे धीरे यहाँ पड़ोसियों से जान पहचान बनाएंगे और उन्हें भी अपने परिवार में शामिल कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले निशिनो यासुको के पेट डॉग की तरफ देखता है और फैसला करता है कि वो उसे मार डालेगा। वो अपनी गन निकालता है और ताकाकुरा को दे देता है और वो ताकाकुरा से मैक्स को शूट करने कहता है और ताकाकुरा ड्रग्ड हालत में गन उठाता भी है, लेकिन वो निशिनो को ही मार गिराता है। अब यहाँ रिवील होता है कि यासुको, मियो और ताकाकुरा ने मिलकर ये प्लान बनाया था ताकि वो सेक्लूडेड जगह पहुंचकर निशिनो को मार डाले और अपना बदला पूरा करे। यानी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जब ताकाकुरा को इंजेक्शन लगा था तो मे बी वो ड्रग हुआ ही नहीं था, तभी वो अपने होश को संभाले हुए था, या फिर ड्रग का असर खत्म हो गया होगा। आइदर ऑफ द टू। एंड में हम इन सभी को फाइनली रिलीफ देखते हैं, जहां अब मियो मैक्स के साथ खेलने चली जाती है। वहीं यासुको इस ट्रॉमा से बहुत रोने लगती है और ताकाकुरा उसे संभालता है, इंडिकेटिंग कि अब वो भी धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म क्रीपी की कहानी, जो थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, इसलिए हम शॉर्ट में इसकी समरी को देख लेते हैं। तो कहानी में हम डिटेक्टिव ताकाकुरा से मिलते हैं जो क्रिमिनल्स का साइको एनालिसिस करते हैं। यानी ताकाकुरा किसी क्रिमिनल के दिमाग के अंदर जाकर उसका मोटिव समझने की कोशिश करता है कि उसने क्राइम क्यों किया होगा। फिल्म की शुरुआत में भी ताकाकुरा यही करना चाहता था, लेकिन उसकी इंट्यूशन गलत साबित हुई और वो किलर उसे जख्मी करके मारा गया। इस हादसे के बाद ताकाकुरा ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसे एक 6 साल पुराना केस का पता चलता है जो
होंडा फैमिली के बारे में थी। धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि शायद निशिनो ही होंडा फैमिली का किलर है। इस बात से जुड़े हमें फिल्म में कुछ क्लूज मिलते हैं। पहला ये कि निशिनो ताकाकुरा को बताता है कि वो पहले उसी की तरह यूनिवर्सिटी में काम करता था, लेकिन जब नागोमी निशिनो के बारे में पता करता है तब रिवील होता है कि असल में निशिनो कोई और था और ये किलर उस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले को मार डाला था। यही नहीं, इस किलर ने नजुको फैमिली को भी मार दिया था, क्योंकि इवन नजुको एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। तो असल में किलर एक खास तरह की फैमिली को ही निशाना बनाता था, जैसे कि ताकाकुरा की फैमिली। अब निशिनो की बात की जाए तो ऑब्वियसली वो एक साइकोटिक किलर था जिसके ट्रेट्स एंटी सोशल डिसऑर्डर से मेल खाते थे। वो एक खास तरह के फैमिली को टारगेट करता और फिर उनके बीच फूट डालता और उनकी आइडेंटिटी लेकर जीता, उन्हें अपना फैमिली मेंबर बना लेता ड्रग करके। ताकाकुरा के एनालिसिस के हिसाब से निशिनो तीसरे टाइप का सीरियल किलर था, जहां वो एक फैमिली के कुछ लोगों को मार डालता तो कुछ को वो अपनी फैमिली बनाकर अपने साथ रखता था। साथ ही निशिनो अंदर से बहुत कमजोर था, इसलिए वो खुद किसी को नहीं मारना चाहता था, बल्कि मासूमों के हाथों उन्हें ड्रग करके कत्ल करवाता था। फिल्म में वो मियो की मां को उसके हाथों से ही मरवाना चाहता था, जबकि मैक्स को वो ताकाकुरा के हाथों से मरवाना चाहता था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 6 साल पहले भी इस किलर ने जरूर साकी के हाथों ही उसके परिवार का कत्ल करवाया होगा और बाद में उसे वो ड्रग इंजेक्ट कर दिया होगा, जिसके कारण साकी को कुछ भी याद नहीं था। खैर, फिल्म में निशिनो ड्रग की मदद से यासुको को फंसा लेता है, क्योंकि यासुको और ताकाकुरा के बीच सब कुछ ठीक नहीं था और यासुको काफी वल्नरेबल हालत में थी। बाद में वो उसी के हाथों ताकाकुरा को भी अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेना चाहता था। वो इस फैमिली में काइंड ऑफ सभी को एक रोल देता है जो उन्हें अदा करना था, जैसे एंटी सोशल साइकोटिक्स करते हैं, लेकिन उसके पास मैक्स के लिए कोई रोल नहीं था, इसलिए वो ताकाकुरा के हाथों मैक्स को मरवाना चाहता था। लेकिन ताकाकुरा और यासुको मिलकर एक प्लान बनाते हैं और निशिनो को उसी के बिछाए जाल में फंसा देते हैं। इन द एंड निशिनो मारा जाता है। कहानी अक्टूबर 2009 में शुरू होती है, जहां यूपी के रॉबर्ट्सगंज से पूनम मिश्रा नामक एक लड़की अचानक लापता हो जाती है। पूनम की फैमिली इससे बहुत परेशान होती है। इनफैक्ट हम व्यूअर्स को पता लगता है कि पूनम गहने, पैसे और शादी का जोड़ा लेके गायब हुई थी। ये केस तुरंत आग पकड़ती है, जहां बात लोकल पॉलिटिशियन तक पहुंच जाती है और लोकल पॉलिटिशियन इसे लव जिहाद वाला एंगल दे देता है। इससे पूरे शहर में दंगे होने लगते हैं और पूनम के लापता होने वाली बात मीडिया में हर जगह फैल गई थी। पुलिस को लग रहा था कि ये एक ऐसी केस है जहां पूनम अपने लवर के साथ फरार हो गई है, यानी कि केस में ज्यादा कुछ है नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम एसीपी विश्वास भागवत से मिलते हैं, जिसको उसके सीनियर्स डांट रहे थे। क्यों? क्योंकि भागवत को टेम्पर इश्यूज थे और वो क्रिमिनल्स की जम के धुलाई करते थे। रिसेंट केस में भी एक क्रिमिनल की हड्डी वगैरह टूट गई थी। वहीं भागवत का कहना था कि क्रिमिनल तो सीढ़ी से गिर के चोटिल हुआ है, जो कि ऑफ कोर्स झूठ था। ऐसे में सीनियर्स डिसाइड करते हैं कि भागवत को लखनऊ से रॉबर्ट्सगंज ट्रांसफर कर दिया जाएगा, साथ ही उसे एंगर मैनेजमेंट की 10 क्लासेस अटेंड करनी होगी। बस फिर क्या था, भागवत अपने परिवार के साथ रॉबर्ट्सगंज पहुंचता है और यहाँ का माहौल तो कर्फ्यू वाला था बिकॉज ऑफ पूनम मिश्रा केस। रॉबर्ट्सगंज आते ही भागवत पूनम मिश्रा वाला केस उठा लेता है। देन वो लोकल पॉलिटिशियन और पूनम के पिता को थाने बुलवाता है। भागवत पॉलिटिशियन को वार्न करता है कि वो इस केस का तमाशा बनाना बंद करे। साथ ही वो पूनम के पिता से वादा करता है कि वो पूनम को 15 दिन में ढूंढ निकालेगा। इसके बाद भागवत बाकी पुलिस ऑफिसर्स से मिलता है और उनसे इस केस की पूरी जानकारी लेता है। पुलिस के हिसाब से पूनम मिश्रा 28 साल की थी। देन उसकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि वो सांवली थी। ऐसे में उसे जैसे ही कोई प्यार करने वाला मिला होगा, वो उसके साथ पैसे गहने लेके फरार हो गई। लेकिन भागवत का मानना था कि इस केस में और भी कई राज छिपे हैं, इसलिए भागवत पूनम के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है और उसमें एक नंबर सामने आता है जिसपे पूनम हर रात घंटों तक बात किया करती थी। भागवत तुरंत पुलिस वालों को इस नंबर की डिटेल्स निकालने कहता है। अब दोस्तों, इसके पैरेलल में हमें एक और कहानी दिखाई जाती है जो कि बनारस की है। यहाँ समीर नामक बंदा खेलते हुए भाग रहा होता है जब वो मीरा नामक लड़की की साइकिल के सामने आ जाता है। इससे मीरा गिर जाती है और समीर मीरा की मदद करता है। बातों बातों में समीर मीरा से फ्लर्ट करने लगता है और मीरा यहाँ समीर को उतना भाव नहीं देती, ऑल्दो मीरा को भी समीर पसंद आ रहा था। धीरे धीरे कुछ दिनों में इनकी नजरें बार बार मिलती हैं, इनकी दोस्ती बढ़ती है और यहाँ मीरा समीर को अपना नाम वगैरह भी बताती है। एक शाम समीर मीरा को गंगा घाट पर मिलने बुलाता है और वहाँ मीरा समीर से मिलने जाती है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं, लेकिन तभी कुछ लोकल्स आके इन्हें अलग करते हैं। इनफैक्ट लोकल्स ना सिर्फ मीरा को यहाँ से ले जाते हैं, बल्कि वो समीर के चेहरे पे कालिख भी पोत देते हैं। इस घटना से मीरा टूट जाती है और उस रात वो फोन पे समीर से बात करते हुए बहुत रोती है। लेकिन समीर इस घटना से कुछ खास परेशान नहीं हुआ था, रादर वो मीरा से अब भी प्यार भरी बातें कर रहा था। दूसरी तरफ भागवत को पता लगता है कि जिस नंबर से पूनम मिश्रा बातें कर रही थी वो किसी प्रवीण साहू का नंबर है। भागवत यहाँ सब इंस्पेक्टर महतो के साथ मिलकर प्रवीण साहू को पकड़ता है और प्रवीण से उन्हें पता लगता है कि ये नंबर भले उसके नाम पे है, लेकिन इसका इस्तेमाल उसकी बहन किया करती थी जिसका नाम कौशल्या
कौशल्या था। कौशल्या खुद 7 महीने से लापता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भागवत कौशल्या के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है और वहाँ उसे 2 और नंबर्स मिलते हैं जिसपे कौशल्या अक्सर बात किया करती थी। ये 2 नंबर्स थी संध्या लोहिया की फ्रॉम सिरसा और संतोष पुजारी की फ्रॉम धौलपुर। भागवत को लगता है कि जरूर ये संतोष पुजारी ही मुजरिम है और ऐसे में वो पुलिस फोर्स लेके संतोष के घर पे पहुंचता है। वहाँ उसे पता लगता है कि संतोष भी एक लड़की ही है। जी हाँ, नाम भले संतोष था लेकिन वो एक लड़की थी जो कि अगेन 1 साल से ऊपर से मिसिंग है। इतना ही नहीं, संध्या के घर पे भी यही पता लगता है कि वो किसी एक लड़के के साथ भाग गई, दिन कभी वापस नहीं आई। इन शॉर्ट, इन फोन नंबर्स का कनेक्शन जिस किसी भी नए नंबर से निकाला जा रहा था वो सब किसी और लड़की का नंबर निकलता था और हर एक केस में या तो लड़की किसी के साथ भाग गई है या फिर लापता है। भागवत यहाँ सभी लापता लड़कियों की फोटोज वगैरह एक बोर्ड पे लगाते हैं ताकि वो सारे केसेस के बीच की कनेक्शन को ढूंढ सके। इस पे सब इंस्पेक्टर महतो का कहना था कि जरूरी नहीं कि हर केस के बीच कोई कनेक्शन निकले। वो आज से काफी साल पहले की एक केस बताता है जो कि कन्नौज के पास वाले गांव सिकरी की थी। वहाँ एकदम से कुछ 7-8 लड़कियां गायब हो गई थी जिनकी उम्र कुछ 14 या 15 साल रही होगी। गांव वाले इन बच्चियों को बहुत ढूंढे लेकिन उन्हें बच्चियां नहीं मिली। फिर आया दशहरा और उस दिन रावण के पुतले में आग लगाई जा रही थी और उसमें से 2-3 रॉकेट निकल के पास वाली मंदिर में चली गई जिससे मंदिर के पर्दों में आग लग गई। सभी आग बुझाने लगे लेकिन ये आग इतनी फैल गई कि मंदिर के पास वाली कुटिया को भी अपनी चपेट में ले ली। जब ये कुटिया जली तो अंदर से निकले 3 लड़कियों के कपड़े जो कि लापता थी। तब जाके समझ में आया कि उस कुटिया में कोई नपुंसक तंत्र मंत्र करने वाला था जो कि लड़कियों की बलि देता था ताकि उसकी मर्दांगी लौट आए, या फिर वो इन लड़कियों को बेच देता था। अब सच्ची कहानी क्या है ये महतो को नहीं मालूम, लेकिन ये किस्सा काफी मशहूर था। ये सुन के भागवत अजलाई कि उसे इस केस के बारे में पता है, वहाँ कोई तंत्र मंत्र नहीं था। तब भागवत 17 साल का था और उन 8 बच्चियों में गायब होने वाली एक 13 साल की बच्ची मोना थी जो कि भागवत की बहन थी। जी हाँ दोस्तों, आज तक वो 8 लड़कियां नहीं मिली और इस बात का दुख अब भी भागवत के मन में है। ये 1984 की पंडित दीक्षित वाली केस थी और शायद उसी घटना ने भागवत के भविष्य को शेप किया है। भागवत अब पुलिस में है और वो क्रिमिनल्स को काफी पीटता है क्योंकि शायद आज भी वो क्रिमिनल्स के अंदर दीक्षित को ढूंढ रहा है। हमें उस दिन का एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जब मोना गायब हुई थी और उस दिन वो भागवत के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। वो शटल लाने बाहर गई जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आई और शायद उस घटना के लिए भागवत आज तक खुद को ब्लेम करता है क्योंकि शायद उस दिन उसे बाहर जाना चाहिए था। एनीवेज, कमिंग बैक टू द केस, गायब लड़की संध्या के कैलेंडर से एक नंबर मिला था जो कि फोटोग्राफर कविता शास्त्री की थी। कविता की दुकान यहाँ के मांडवाड़ी एरिया में थी जो कि इस जगह की रेड लाइट एरिया थी। ऐसे में भागवत तुरंत कविता के दुकान पे जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि कविता फिलहाल वेडिंग शूट के लिए नेपाल गई हुई थी। स्टिल भागवत को शक होने लगता है कि लड़कियों का गायब होना कहीं इस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से तो नहीं लिंक है, इसीलिए वो इस पूरे एरिया में गायब हुई लड़कियों की तलाश करवाने लगता है। पुलिस कई जगह छापे मारती है लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। भागवत यहाँ इस धंधे के लीडर को पकड़ता है जो कि बताता है कि ये लोग कभी भी लोकल लड़कियों को धंधे में नहीं ढकेलते। इनफैक्ट लड़कियां हमेशा दूसरे शहर से आती है या फिर दूसरे देश से। सो इफ इस धंधे के लिए लड़कियों को गायब किया गया है तो शायद उन्हें दूसरे किसी बड़े शहर में या फिर दूसरे देश के बाहर ले जाया गया होगा। अब दोस्तों, भले भागवत को सख्त हिदायत थी कि उसे क्रिमिनल्स पे हाथ नहीं उठाना है, स्टिल भागवत इस धंधे वाले को पीटता है सेइंग कि इस सब में बच्चियों को मत ढकेलो, बच्चियों का धंधा मत करो। वैसे यहाँ एक और बात क्लियर हो गई थी कि ये जो लीडर था, मतलब जो गलत धंधे करता था, उसका हाथ इन लड़कियों के गायब होने में तो नहीं था और साथ ही उसे कुछ पता भी नहीं था। दूसरी तरफ हमें फिर से समीर और मीरा दिखाए जाते हैं जहां अब ये छुप छुप के मिलने लगे थे और इनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। समीर मीरा के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है सेइंग कि वो प्रोफेसर है, मतलब उसको अपना क्वार्टर मिला है, अच्छी तनख्वाह है एंड ऑल। लेकिन ये दोनों श्योर थे कि मीरा के घर वाले कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। वो लोग तो इतने स्ट्रिक्ट थे कि मीरा को जीन्स तक पहनना अलाउड नहीं था, वो आज तक जीन्स पहनी ही नहीं थी। समीर मीरा को एक दिन एक रेस्टोरेंट में छुप के मिलने बुलाता है जहां वो मीरा को जीन्स टी शर्ट गिफ्ट किया था। मीरा भी इसे पहनती है एंड देखा जाए तो वो पहली बार जीन्स पहनी थी, लेकिन यहाँ का जो वेटर था वो मीरा को अजीब तरीके से घूर रहा था। ऐसे में समीर इस बात को पॉइंट आउट करके कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि घर वाले तो नहीं ही मानेंगे, फिर लोग भी हमें ऐसे देखते हैं और हम प्यार करके कोई क्राइम तो कर नहीं रहे, इसलिए क्यों ना हम भाग के शादी कर ले। ये सुन के मीरा थोड़ा घबराती है लेकिन कहीं ना कहीं वो समीर के साथ भागने के लिए तैयार थी। वहीं भागवत की बात की जाए तो वो फाइनली फोटोग्राफर कविता शास्त्री को पकड़ता है क्योंकि कविता नेपाल से लौट आई थी। कविता का नंबर एक मिसिंग लड़की चंदा के रिकॉर्ड्स में मिला था और ऐसे में भागवत इसके फोन में चंदा वाली नंबर डायल करता है। कविता के फोन में ये नंबर सूरज जायसवाल नाम से सेव्ड था और ऐसे में कविता फाइनली सच बताती है। दरअसल 1 आध साल पहले ये सूरज नामक बंदा कविता के स्टूडियो पे कुछ फोटोज डेवलप करवाने आया था और तब कविता की उससे दोस्ती हो गई थी, लेकिन फिर सूरज कविता के पीछे ही
पड़ गया, उसे स्टॉक करने लगा, उसके घर आने लगा, यहाँ तक कि उसके बेटे के स्कूल तक पहुंच गया। कविता को यह बंदा थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए वो उससे दूरी बना ली और तब से कविता उससे बात नहीं की है। कविता को उसके बारे में बस इतना पता है कि वो प्रोफेसर जैसा कुछ है, मतलब पढ़ाता है। कविता यहाँ भागवत को वो फोटोज भी देती है जिसे डेवलप कराने सूरज आया था। इनफैक्ट सूरज कभी वो फोटोज वापस लेके गया ही नहीं। अब दोस्तों भागवत और महतो उन गायब हुई लड़कियों के फोन्स के IMEI को भी ट्रैक कर रहे थे, मतलब अगर कहीं फोन ऑन हो तो उसे पकड़ा जा सके कि कौन सा सिम उस फोन में लगा है। लेकिन ये फोन्स फिलहाल तो आउट ऑफ यूज थे। इसके बाद हमें दशहरे में रावण के जलने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भागवत भी अपने परिवार के साथ होता है। भागवत अपराधी को पकड़ने की कसम खाता है। वहीं पैरेलल में हम मीरा को देखते हैं जो कि घर से गहने वगैरह लेके समीर के साथ भागने के लिए तैयार है। इसके बाद फाइनली मीरा समीर के साथ बस में भाग जाती है और ये लोग किसी दूसरे शहर में उतरते हैं। यहाँ दोनों किसी देवलोक लॉज में रुकते हैं जहाँ समीर मीरा के साथ इंटीमेट होता है। दूसरी तरफ भागवत को महतो का कॉल आता है सेइंग कि ट्रैक करवाए जा रहे फोन्स में से एक फोन कुछ 20 सेकंड्स के लिए ऑन हुआ था और ये लोग सारी इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। इसी सिलसिले में पुलिस विकी नामक एक लड़की को उठाती है जो कि अपना सिम उस फोन में लगाया था और विकी बताता है कि वो फोन उसका नहीं है बल्कि उसके दोस्त कौस्तुभ का है। पुलिस कौस्तुभ को भी उठाती है और इन दोनों दोस्तों की सेपरेट इंटरोगेशन चालू होती है। लेकिन ये दोनों दोस्त सेम स्टोरी बताते हैं जिसमें इनके बाइक की किसी स्कूटर वाले से टक्कर हो गई थी। ऐसे में इनकी उस स्कूटर वाले से लड़ाई हो गई। देन उन्होंने उसके स्कूटर के स्टेपनी का कवर भी फाड़ दिया। इसी हाथापाई में उस स्कूटर वाले का फोन नीचे गिर गया और ये लोग उसका फोन चुरा लिए। तब से ये लोग उस फोन को ऑफ ही रखे थे, लेकिन कल ऑन किए एज विकी को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना था और विकी का खुद का फोन डिस्चार्ज था। अब ये सुन के भागवत को याद आता है कि कविता के फोटोज में वो एक स्कूटर देखा था एंड क्रॉस वेरीफाई करने पे विकी और कौस्तुभ बताते हैं कि हाँ ये वही स्कूटर है जिससे इनकी बाइक भिड़ी थी। ऐसे में पुलिस वाले इस स्कूटर की डिटेल निकलवाते हैं और ये स्कूटर किसी राजकुमार सिरतिया की थी। भागवत तुरंत राजकुमार की फोटो निकलवाता है और वो कविता से पूछता है कि क्या यही आदमी सूरज है। कविता कहती है कि हाँ यही सूरज है और ये फोटो और किसी की नहीं बल्कि समीर की थी। जी हाँ दोस्तों, समीर और मीरा की कहानी वाला समीर असल में लड़कियों को गायब कर रहा था और उसका असली नाम राजकुमार है। वो अलग अलग नाम से अलग अलग लड़कियों को फंसाता है। इनफैक्ट हम व्यूअर्स को मीरा वाली केस तो दिखाई जा रही है, बट द क्वेश्चन इज कि वो लड़कियों के साथ करता क्या है। इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो इसके बाद हम राजकुमार को देख पाते हैं जिसकी एक बीबी है नेम्ड सुमित्रा और सुम्मी। इनफैक्ट उसको सुम्मी से एक बेटा भी है। राजकुमार वाकई में एक टीचर है। इनफैक्ट वो 2 शादी किया है। I mean, उसकी दोनों बीवियां एक ही टाइम पे हैं। एक तो सुम्मी है, देन उसकी दूसरी बीवी है और दोनों बीवियां अलग अलग शहर में रहती हैं, विच इज रीवा एंड भदोई। ऑल्दो राजकुमार ज्यादातर टाइम सुम्मी के साथ ही रहता है, लाइक महीने में 30 में से 25 दिन सुम्मी के साथ। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि दोनों बीवियों को एक दूसरे के बारे में पता है। स्टिल बोथ आर ओके विद इट। अब रीवा और भदोई में कोई भी लड़कियां गायब नहीं हुई है, यानी कि ये राजकुमार दूसरे शहर में लड़कियां फंसाता है देन उन्हें गायब करता है। राजकुमार के मोहल्ले पड़ोस में सब उसे बहुत बढ़िया इंसान मानते हैं और कोई उसकी बुराई नहीं करता है। अब भागवत राजकुमार को यूं तो गिरफ्तार नहीं कर सकता था, इसलिए ये लोग उसे लड़की छेड़ने के केस में उठाने का प्लान बनाते हैं, वो भी दिवाली से ठीक 1 दिन पहले। ऐसा इसलिए क्योंकि दिवाली की 2 दिन की छुट्टी लगेगी, दिन आएगा संडे और ऐसे में वो लोग राजकुमार को कस्टडी में 3-4 दिन रख पाएंगे, वरना रूल के मुताबिक 1 दिन से ज्यादा रिमांड में नहीं रख सकते थे। बस फिर क्या था, पुलिस वाले कविता की मदद लेते हैं जहाँ कविता राजकुमार को मिलने बुलाती है। राजकुमार थोड़ा लेट आता है लेकिन कविता उसे जूस पिलाने के बहाने दुकान पे ले जाती है। दुकान वाला यहाँ अपना मुंह खोल देता है कि कविता ऑलरेडी जूस पी चुकी है और ऐसे में राजकुमार को शक होता है। वो भागता है लेकिन पुलिस वाले उसे घेर के दबोच लेते हैं। इसके बाद राजकुमार को कस्टडी में लिया जाता है और उसका गेम बजना शुरू होता है। पुलिस वाले ना उसे खाने दे रहे थे, ना कुछ पीने दे रहे थे, ना ही उसे सोने दे रहे थे। वहीं पैरेलल में पुलिस वाले राजकुमार की बीवी सुम्मी और दूसरी बीवी के घर पे रेड मारते हैं। सुम्मी के यहाँ से काफी जेवर मिलते हैं जिसमें से एक झुमका गायब हुई लड़की पूनम मिश्रा के झुमके से मेल खा रही थी। इसके बाद भागवत राजकुमार को इंटेरोगेट करने जाता है लेकिन राजकुमार तो ऐसे एक्ट कर रहा था मानो उसने कुछ किया ही नहीं है। इसके बाद भागवत राजकुमार की दोनों पत्नियों को पुलिस स्टेशन बुलवाता है और यहाँ सुम्मी को तो बस अपने गहनों की पड़ी थी। दोनों बीवियां अपने ऊपर किसी तरह का ब्लेम नहीं लेना चाहती थी एंड इट वाज क्लियर कि दोनों बीवियां को राजकुमार की कुछ खास पड़ी नहीं थी, स्पेशली सुम्मी। इसके बाद भागवत फिर से राजकुमार को इंटरोगेट करता है जहां वो बोलता है कि सुम्मी को तो बस अपने गहने चाहिए, उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये सुन के राजकुमार भड़कने लगता है एंड इट वाज क्लियर कि वो सुम्मी से प्यार करता है। यहाँ बातें थोड़ी बढ़ जाती है जहाँ राजकुमार भागवत का कॉलर पकड़ लेता है, इसलिए भागवत राजकुमार पे हाथ भी उठाता है और उसके जवाब में राजकुमार वाज लाइक कि मेरी 1-2 पसलियां तो टूटी ही होंगी, इस बात पे मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगा। अब इस पॉइंट भागवत प्लान्स कि अगर वो सुम्मी को चोट पहुंचाए तो राजकुमार तड़पेगा।
और भागवत ऐसा ही करता है। राजकुमार को आवाज सुनाई देती है कि पुलिस वाले सुम्मी को पीट रहे हैं और फिर वो सुम्मी को बुरी हालत में भी देखता है। ऐसे में राजकुमार फाइनली डिसाइड्स कि वो भागवत से बात करेगा। सो भागवत और बाकी पुलिस वालों के सामने राजकुमार कहना शुरू करता है कि भले उसे दाल गोश्त का शौक है लेकिन वो सुम्मी से प्यार करता है। फिर वो रिवील करता है कि पूनम मिश्रा को वही फंसाया और वो ऐसा कर पाया क्योंकि पूनम 28 साल की थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। ऐसे में जब राजकुमार उससे दो प्यार की बातें किया तो वो अपने आप ही फंस गई। देन धीरे धीरे राजकुमार पूनम से नजदीकियां बढ़ाया। फाइनली वो उसके सामने भाग के शादी करने का प्रस्ताव रखा और ऐसे में फाइनली दोनों भाग निकले। दोनों एक बस स्टैंड पे उतरे, फिर पास में ही एक होटल में गए जहां दोनों रात भर ठहरे और इंटीमेट हुए। फिर राजकुमार स्मार्टली पूनम से कहा कि वो उसे गुरुजी से मिलवाना चाहता है एंड देन पूनम को वाइफ तक कहने लगा ताकि पूनम खुश हो जाए। देन राजकुमार बोला कि पूनम अपने गहने वगैरह निकाल ले क्योंकि गुरुजी के पास ये लोग थोड़े सिंपल लुक में ही जाएंगे। फिर दोनों बस डिपो पे गए जहां राजकुमार जानबूझ के बोलने लगा कि कहीं कल इंटीमेट होने की वजह से पूनम प्रेग्नेंट ना हो जाए। ये सुन के पूनम डर गई और राजकुमार तुरंत बोला कि चिंता मत करो, मेरे पास एक आयुर्वेदिक दवा है जिसे खा लोगी तो सब ओके हो जाएगा। वो पूनम को वार्न किया कि दवा खा के थोड़ी उल्टी वगैरह हो सकती है, तो पूनम इस दवा को बस स्टैंड के बाथरूम में जाके खा ले और दरवाजा अंदर से लॉक कर ले। अब दोस्तों ये कोई दवा नहीं था बल्कि जहर था जिसे पूनम बाथरूम में जाके खा ली और राजकुमार बस स्टैंड पे आधे घंटे वेट किया टू मेक श्योर कि पूनम बाथरूम से बाहर तो नहीं निकली ना। इस मींस की पूनम समाप्त हो गई और फिर राजकुमार वहां से अपनी लाइफ जीने निकल लिया उसके गहनों के साथ। ऐसे ही सिमिलर वे में वो 19 लड़कियों को समाप्त किया है। ये सुन के भागवत राजकुमार को राक्षस कहता है और वो पता लगवाता है कि क्या बस स्टैंड पे पूनम की लाश मिली थी। वेल वाकई में लाश मिली थी, मतलब इस शहर के बस स्टैंड में नहीं, दूसरे शहर के बस स्टैंड में, और वहां पे इस लाश की पहचान नहीं हो पाई थी एज कोई सामान था ही नहीं पूनम के साथ। फॉरेंसिक वाले लाश को 7 दिन रखे थे जिसके बाद डिस्कार्ड कर दिए एज लाश सड़ने लगी थी। भागवत यहाँ पूनम के पिता को जाके बताता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और पूनम के घर पे सभी लोग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। खैर तो अब राजकुमार वाली केस कोर्ट में मूव होने लगती है और राजकुमार वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि पुलिस वाले उसके खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। राजकुमार इतना कॉन्फिडेंट था कि वो अपनी पुरानी कुकर्मों के बारे में पुलिस के सामने खुल के बोल रहा था, लाइक किस लड़की को वो कौन से लॉज ले गया था एंड ऑल दैट। हम भी उसको यहाँ विजुअली मीरा वाली केस भी दिखाई जाती है जहाँ देवलोक लॉज से निकलने के बाद वो मीरा के साथ भी सेम किया था। राजकुमार यहाँ अपने आप को एक बाज से कंपेयर करता है। बाज मतलब जो हॉक होता है। वो बताता है कि कैसे बाज की उम्र 70 साल होती है लेकिन जब बाज 35 साल का होता है तो उसके पंख कमजोर पड़ जाते हैं और ऐसे में बाज पत्थर से अपने पंख नोच लेता है ताकि उसके नए स्ट्रॉन्ग पंख वापस निकले। इस प्रोसेस में 1 महीना लगता है और यही 1 महीना बाज डर के जीता है ताकि वो किसी का शिकार न बन जाए। लेकिन नए पंख आने के बाद बाज फिर से आसमान में उड़ता है एक शिकारी की तरह। राजकुमार के हिसाब से वो बाज है और अभी उसका वो ट्रांजिशन वाला 1 महीना चल रहा है लेकिन जल्द ही वो फ्री होगा और उड़ जाएगा। एनीवेज इसके बाद कोर्ट सीन आता है जहाँ राजकुमार खुद ही अपना केस लड़ रहा था। राजकुमार जज साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है कि इस केस में उसकी बीवी सुम्मी को ना घसीटा जाए। सो यस कार्रवाई शुरू होती है और कोर्ट कचहरी का मामला तो कई दिनों तक चलता ही रहता है। इसी बीच भागवत राजकुमार की हिस्ट्री निकालता है जहां उसका एक पुराना पहचान वाला कहता है कि जब राजकुमार छोटा था तब उसने एक औरत को बेहोश करके ज्वेलरी चुराई थी और जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसको बहुत मारा गया, इतना कि राजकुमार अपनी पैंट ही गीली कर दिया था। उस दिन उसने कसम खाई कि वो कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ेगा और कभी कोई गवाह जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो बहुत तेज दिमाग वाला है और उसकी याददाश्त भी बहुत तेज है, इतना कि उसे छोटी सी छोटी डिटेल्स याद रहती है। सो यस राजकुमार स्मार्ट इनफ कि वो खुद से अपनी केस लड़ पाएगा। सिर्फ लड़ ही नहीं पाएगा बल्कि भागवत को शायद इस केस में हरा भी देगा। यहाँ कई विटनेस आते हैं जिन्होंने राजकुमार को या तो बस स्टैंड पे लड़की के साथ देखा था या फिर लॉज वाले आदमी जो कि इनका नाम रजिस्टर पे लिखे थे। लेकिन राजकुमार यहाँ क्लियरली कहने लगता है कि हाँ वो पूनम के साथ था, इनफैक्ट दोनों इंटीमेट भी हुए थे। ऑल्दो पूनम उससे शादी करना चाहती थी और राजकुमार इसके लिए मना कर दिया। शायद इसी गम में पूनम गलत कदम उठाई होगी और पोस्टमार्टम क्लियरली कहती है कि पूनम गलत की थी, मतलब पूनम के ऊपर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे और राजकुमार कोर्ट में ऐसे एक्टिंग करता है एज इफ वो पूनम के लिए दुखी है। इसी बीच एक पुजारी जी महतो से मिलते हैं और बताते हैं कि एक बार राजकुमार उनके पास आया था, तब वो अपनी एक गुनाह को कबूल किया था और पुजारी जी उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं। पुजारी जी गवाही भी देते हैं लेकिन राजकुमार पुराने केसेस के रेफरेंस लेके उनकी गवाही को भी झुटला देता है। भागवत अब तक काफी परेशान हो चुका था और ऐसे में उसका ध्यान कुछ इत्तर की बोतल्स पे जाता है जो कि राजकुमार के पास से मिले थे। भागवत तुरंत उस इत्तर वाले दुकान पे जाता है जहाँ से मालूम पड़ता है कि इत्तर वाले का जो बाप है वो ज्वेलरी का धंधा करता है। इत्तर वाले का बाप बताता है कि वो राजकुमार को जानता है और दोनों जेल में काम करते थे। वहाँ राजकुमार उससे ज्वेलरी को साफ करना, चमकाना, ये सब काम सीखा था और छूटने के बाद भी वो इस ज्वेलरी वाले से मिलने आता था, देन दोस्ती यारी में उससे जहर खरीदता था। बेसिकली ये जहर, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, इसे चांदी चमकाने में इस्तेमाल किया जाता है और इस ज्वेलरी वाले बंदे को लगता था कि राजकुमार गहने का काम करता होगा, इसलिए उसे ये जहर चाहिए। उसे कहाँ पता था कि राजकुमार इस जहर का इस्तेमाल लड़कियों को समाप्त करने
करने में करता था। जो भी हो, ये गहने वाला कोर्ट में गवाही देने को तैयार हो जाता है, लेकिन राजकुमार कोर्ट में उस पे ही लांछन लगाता है कि इस जहर को खरीदने या बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए। तो अगर ज्वेलरी वाला बिना राजकुमार का परचेज लाइसेंस चेक किए उसे जहर बेच देता था तो उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि राजकुमार के पास ऐसा कोई लाइसेंस है नहीं। ये सुन के ज्वेलरी वाला डर जाता और कहने लगता है कि मैं पुलिस की जोर जबरदस्ती के कारण ये गवाही दे रहा था, मैंने ना राजकुमार से कुछ खरीदा है ना ही उसे कुछ बेचा है, हम दोनों बस साथ में कीमा खाया करते थे। इन शॉर्ट, राजकुमार ये केस काइंड ऑफ जीत रहा था और ऐसे में एक रात भागवत सोचता है कि वो राजकुमार को खुद ही निपटा दे। बट देन वो सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि राजकुमार जैसे दरिंदों को इतनी आसानी से मौत नहीं मिलनी चाहिए ना। भागवत को याद आता है कि जब राजकुमार पुलिस वालों के सामने अपनी करतूतों के बारे में बता रहा था तो वो देवलोक लॉज का नाम लिया था। राज हमेशा नेम्स की हेराफेरी करता था ताकि पुलिस कंफ्यूज ही रहे, लेकिन स्टिल वो नाम सही बताता था, बस इस नाम को उधर जोड़ता था। इसका मतलब ये कि वो देवलोक लॉज गया तो था। ऐसे में भागवत पूरे स्टेट में सारे लॉजेस की फाइल निकालता है, जिसमें 3 देवलोक लॉज सामने आते हैं। उनमें से एक लॉज वाला पहचान जाता है, सेइंग कि हाँ, राजकुमार यहाँ मीरा नामक लड़की के साथ आया था। लेकिन दोस्तों, उस जगह की पुलिस स्टेशन में किसी लड़की के खत्म पाए जाने की रिकॉर्ड नहीं थी। ऐसे में भागवत पूछने लगता है कि क्या बस स्टैंड के बाथरूम में कोई लड़की मिली थी, और तब पुलिस वाले बताते हैं कि हाँ, लड़की मिली थी लेकिन वो जिंदा थी। जी हाँ दोस्तों, मीरा शायद जिंदा थी, और जब भागवत उस हॉस्पिटल में जाता है जहां मीरा को भर्ती किया गया था तो वहां उसे नर्स नीलिमा आजाद का कांटेक्ट मिलता है। नीलिमा से बातचीत करने पे भागवत को पता चलता है कि मीरा वाकई बच गई थी, क्योंकि उसे एक कंडीशन थी, एक ऐसी कंडीशन जिसमें वो टैबलेट वगैरह घोट ही नहीं पाती थी। ऐसे में उस दिन जब वो राजकुमार द्वारा दी गई गोली खाई तो वो उसे घोट ही नहीं पाई। इसके कारण वो बेहोश तो हो गई लेकिन खत्म नहीं हुई, एंड देन वो कुछ 30 दिन कोमे में रही। होश में आने के बाद मीरा को आइडिया लग गया कि उसके साथ क्या हुआ है और वो डिप्रेशन में चली गई। वो दिन रात रोती और इस पॉइंट पे वो अपने घर वापस भी नहीं जा सकती थी। इसलिए मीरा अपना नाम बदल के शालू रख ली। देन वो यही लोकल एक बंदे से प्यार करी, शादी करी, और अब तो उसकी बच्ची भी है। मीरा, जो कि अब शालू है, उसके पति को उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम है। और नीलिमा यहाँ भागवत से रिक्वेस्ट करती है कि वो मीरा से मिलके उसकी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद ना करे। स्टिल भागवत मीरा से मिलता है और मीरा भी यही कहती है कि वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि अब उसकी एक बनी बनाई जिंदगी है जिसे वो बिगाड़ना नहीं चाहती। वो ऑलरेडी काफी झेल चुकी है और अब वो और कुछ झेलने के लिए तैयार नहीं है। भागवत भी उसकी बात मान लेता है और वो मीरा को अकेला छोड़ देता है। ऑल्दो जाते जाते भागवत मीरा को उन सभी लड़कियों की फोटोज दे जाता है जिन्हें राजकुमार समाप्त किया था। इन फोटोज को देख के मीरा को बहुत बुरा फील होता है और ऐसे में वो अपने पति को सब सच बता देती है। मीरा उर्फ शालू का पति कहता है कि वो मीरा को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन वो समाज से नहीं लड़ सकता जो कि उस पे ताने कसेंगे। इन शॉर्ट, वो नहीं चाहता था कि मीरा कोर्ट में जाके राजकुमार के खिलाफ गवाही दे। ऐसा लगता है कि मीरा ने फैसला कर लिया है कि वो कोर्ट में गवाही नहीं देगी, क्योंकि ऐसा करने पे शायद वो अपने पति और अपनी बेटी दोनों को खो देगी। उधर भागवत कहता है कि वो राजकुमार को सिर्फ एक छोटी सी फ्रॉड चार्ज पे जेल में नहीं भेज सकते, वरना उनकी खाकी यूनिफॉर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसका सुपीरियर जवाब देता है कि अगर दुनिया वैसी ही चलती जैसा प्लान होता तो सोसाइटी को खाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती। सीनियर भागवत से कहते हैं कि वो उन औरतों के लिए बदला लेने की कोशिश ना करे, बस अपना फर्ज निभाए। इन शॉर्ट, भागवत इस केस को ऑलमोस्ट हार चुका था। अगले दिन कोर्ट रूम में हम राजकुमार को एकदम चिल देखते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था कि ये केस वो जीत चुका है। तभी लॉयर बुलाता है एक नए गवाह को, who was none other than मीरा। जी हाँ दोस्तों, मीरा सबको चौंका देती है जब वो राजकुमार के खिलाफ गवाही देने आती है। अब तक राजकुमार रिलैक्स था, मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पे पहली बार चिंता दिखाई देती है। वो हारा हुआ लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मीरा की गवाही अब उसका फैसला तय कर देगी। मैं प्रतीत होता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है और फिर हमें टेक्स्ट के माध्यम से बताया जाता है कि राजकुमार को अपराधी मान के खत्म होने तक की सजा सुनाई गई। स्टिल इन केसेस को खत्म होने में 14 साल लगे। देन राजकुमार जानबूझ के केसेस को खींचता है इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देन मर्सी पिटिशन वगैरह भी डाला। बेसिकली वो कानून या रूल्स का हर तरीके से फायदा उठा के खुद को शील्ड कर रहा है। लेकिन हर ऐसे केस में मीरा और भागवत जैसे लोग होंगे जो कि कदम कदम पे राजकुमार जैसे राक्षस के खिलाफ जीतेंगे। तो यस, ये थी भागवत फिल्म की कहानी और ये कहानी अपने आप में काफी क्लियर है। आई मीन, इसमें थियरीज की कोई गुंजाइश नहीं रही। जस्ट एक बात कि समीर और मीरा वाली जो स्टोरी हमें दिखाई जा रही थी वो भले पैरेलल में दिखाई जा रही हो विद भागवत स्टोरी, लेकिन वो एक्चुअली में पहले की कहानी थी जब राजकुमार मीरा को फंसाया था। तभी तो जब मीरा मिली तो उसके बच्चे भी थे। एनीवेज, अब हम इससे जुड़ी रियल केस पे बात कर लेते हैं। भागवत चैप्टर 1 राक्षस का रियल केस सीधा उस पैटर्न से लिफ्ट होता है जो इंडिया के इनफेमस सीरियल
मोहन कुमार उर्फ साइनाइड मोहन का था। एक ऐसा आदमी जो शादी का वादा, प्यार का वादा करके अलग अलग शहरों की औरतों को लॉज में या बस स्टैंड तक लेके जाता, देन प्रेगनेंसी से बचाने के बहाने या तबीयत ठीक करने के बहाने गोली देता और वो गोली असल में जहर होती। फिर वो उनके गहने लेकर निकल पड़ता। रियल लाइफ में मोहन 2003 से 2009 के बीच इस पैटर्न पे चलता रहा और फिल्म में भी ये 2004-5 से लेकर 2009 तक की कहानी बताई गई है। देन मोहन 21 अक्टूबर 2009 को पकड़ा गया। बाद में मल्टीपल केसेस खुले, कन्विक्शंस हुई, कुछ में खत्म होने की सेंटेंस भी आई, जो हाई कोर्ट में जाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट हुई। बेसिकली जो लीगल लड़ाई होती है वो सालों तक खिंच गई। ये सब वो बैकबोन है जिसे फिल्म ने रॉबर्ट्सगंज जैसे नए ज्योग्राफी, नए नाम जैसे कि राजकुमार, सूरज, समीर और कुछ सोशियो पॉलिटिकल मसाला जैसे कि मीडिया सर्कस, कर्फ्यू, इन सब के साथ फिक्शनलाइज किया गया है। मतलब ये एलिमेंट्स और जोड़े गए हैं ताकि फिल्म और भी इंटरेस्टिंग बन सके। इससे कहानी ज्यादा पैन इंडिया लगेगी और नैरेटिव स्टेक्स एंड प्रेशर्स हाई रहते हैं। बट कहानी का जो मूल है वो रियल स्टोरी से ही इंस्पायर्ड है। डायरेक्टर अक्षय श्री ने इंटरव्यू में सीधा कहा कि उन्हें ये फिल्म बनाने का ट्रिगर एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट से मिला। वो ओटीटी ट्रेंड्स को फॉलो करने के चक्कर में नहीं थे। मतलब क्लियर है कि मेकर्स ने ट्रू इवेंट्स के कोड को उठाकर उस पे सिनेमैटिक लिबर्टीज ली हैं। फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा विजुअल क्यूज भी दिए गए हैं, जैसे इत्तर की बोतल से ज्वेलरी वाले तक पहुंचना, देन वहां से देवलोक लॉज का पता लगना। पर एसेंस वही रहता है, जहां पे जो राजकुमार था वो पहले ल्योर करता है, फिर लॉज लेके जाता है, फिर जहर देता है, फिर ज्वेलरी चुराता है और सब कुछ ऐसे होता है कि लाश को पहचाना भी नहीं जा सकता और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत मिलता